हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, परमाप लागत लेखांकन। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कॉस्टिंग में चलता है। ठीक इसी प्रकार से MCOM प्रीवियस ABST की कॉस्टिंग में चलता है। और अगर आप CA IPC कर रहे हैं तो उसमें भी हमारा ये पेपर चलता है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में प्रति वर्ष आता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे बीकॉम की परीक्षा हो, चाहे MCOM की हो, चाहे CA IPC की हो, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छी तरीके से समझना है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें इस टॉपिक में काम आने वाली जो शब्दावली है ये आपको अच्छी तरीके से आनी जरूरी है। इसकी क्या कंसेप्ट है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें पहला शब्द आया है परमाप, स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड क्या है ये हमें पता होना जरूरी है। अर्थात किसी काम को करने के लिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है, जो टारगेट है, वो हमारा स्टैंडर्ड होता है। जैसे मान लीजिए आप बीकॉम पार्ट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं और आपने ये देखा कि हमारा 100 नंबर का पेपर होता है और हमारा ये लक्ष्य ये है कि हमें 100 में से 60 नंबर आ जाएं। ये आपने टारगेट रखा है तो जो 60 नंबर आ जाएं, 60% आ जाएं, ये आपका स्टैंडर्ड है। अब जरूर नहीं है कि आपका स्टैंडर्ड के अनुरूप ही आपका रिजल्ट आए। हो सकता है आपका रिजल्ट जब आए तो परसेंटेज 60 से ऊपर आ जाएं, 60 से कम आ जाएं, तो वो आपका एक्चुअल रिजल्ट है, हम उसको एक्चुअल डेटा कहेंगे। और फिर हम उनमें एनालिसिस करते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड और एक्चुअल में क्या कोई डिफरेंस है, यदि है तो किन कारणों से है, ये हमारे अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो इस प्रकार का विश्लेषण हम करते हैं। तो परमाप का मतलब जो टारगेट हमें हमारी कंपनी ने दिया है, जो लक्ष्य रखा है, जो आदर्श हमें दिए हैं, वो हमारा परमाप है और उसके आधार पर हमें डिसीजन लेने होते हैं। इसमें एक टर्म आपके सामने आएगी, परमाप लागत, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये आपको पता होना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जो कि कुशल क्रियाओं एवं संबद्ध आवश्यक व्ययों पर आधारित प्रबंधकों के परमापों से निर्धारित की जाती है। इसे विचरण विश्लेषण द्वारा मूल्य के निर्धारण एवं लागत के नियंत्रण हेतु एक आधार के रूप में हम प्रयोग करते हैं। अर्थात प्रबंधकों ने जो उत्पादन कार्य करने से पहले लागतें पूर्व निर्धारित कर दी हैं, वो परमाप लागत कहलाती है। एक परिभाषा में आपको यहां और डिस्कस करना चाहूंगा। परमाप लागत एक पूर्व निर्धारित लागत है जो निर्धारित करती है कि दी हुई परिस्थितियों में प्रत्येक उत्पाद या सेवा पर क्या व्यय होना चाहिए। तो ये हमारी परमाप लागत के नाम से जानी जाती है। इससे तुलना करने के लिए हम एक्चुअल लागत यूज करेंगे, वास्तविक लागत। तो ये जब उत्पादन हो जाएगा, उसका प्रॉपर हमने लेखांकन कर लिया, तो हमें वास्तविक लागत का पता लग जाएगा और फिर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। दूसरी टर्म है हमारे सामने परमाप लागत लेखांकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये क्या है ये आपको पता होना जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमाप लागत प्रणाली का आशय परमाप लागतों को तैयार करना एवं उनका प्रयोग करना, उनकी वास्तविक लागतों से तुलना करना तथा विचरणों का उनके कारणों व प्रभाव के बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करने से होता है। अर्थात हमें परमाप लागत तय करनी है, वास्तविक लागतों का लेखांकन करना है, फिर उनका कंपेरेटिव अध्ययन करना है और फिर हमें देखेंगे कि परमाप व वास्तविक में अंतर किन कारणों से आया और वो अंतर हमारी संस्था के अनुकूल है या प्रतिकूल, इनका विश्लेषण करके सुधारात्मक कार्यवाही करने की जो प्रक्रिया हम लेते हैं जिस लेखांकन में, वो परमाप लागत लेखांकन कहलाती है। तो परमाप लागत लेखांकन विधि में जो भी हम परमाप तय करेंगे, वो लाभ के परमाप भी होंगे, वो बिक्री के परमाप भी होंगे, वो लागत के परमाप भी होंगे, लागत में हमारी सामग्री के परमाप भी होंगे, श्रम के परमाप भी होंगे, ऊपरी व्ययों के परमाप भी होंगे और मात्रा में हमारी मटेरियल की मात्रा की बात करें तो परमाप मात्रा का भी परमाप होगा, मूल्यों के भी परमाप होंगे, लेबर की बात करें तो टाइम का भी परमाप होगा, रेट का भी परमाप होगा और ओवरहेड की बात करें तो फिक्स ओवरहेड का भी परमाप होगा और वेरिएबल ओवरहेड का भी परमाप होगा। तो प्रत्येक जो एलिमेंट है हमें उसका परमाप तय करना होगा, उसकी वास्तविक लागतों का लेखा रखना होगा, उनका विश्लेषण करना होगा और अंतर ज्ञात करने होंगे, विचरण ज्ञात करने होंगे। तो ये संपूर्ण क्रिया हमारी परमाप लागत लेखांकन पद्धति में शामिल है।
अब आता है परमाप लागत लेखांकन विधि का प्रयोग करने वाले उद्योग कौन कौन से हैं। कौन कौन से उद्योग हैं जहां पर हम इस विधि का भली भांति प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस विधि का प्रयोग सामान्यतः सेवा प्रदान करने वाले उद्योगों में हम काम में लेते हैं, जैसे परिवहन उद्योग, गैस उद्योग है, बिजली उद्योग है। प्रक्रिया उद्योगों में भी हम परमाप लागत काम में लेते हैं, जैसे सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग हैं, कागज उद्योग है, रबड़ उद्योग है। इस प्रकार के प्राकृतिक उद्योग जैसे कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, खनन उद्योग, इनमें भी हम परमाप लागत लेखांकन का उपयोग करते हैं। कृषि उद्योग जैसे खाद्य तेल बनाने वाली कंपनियां, लकड़ी के उत्पाद करने वाली कंपनियां, ये भी अपने परमाप तय करती हैं। असेंबलिंग उद्योग जैसे टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर, मोटर कार, साइकिल निर्माण वाली कंपनियां, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो प्रत्येक यूनिट के स्टैंडर्ड तय करती हैं कि हमें कौन से समय में कितना उत्पादन करना है, वास्तव में कितना उत्पादन हुआ, और फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन करती हैं। इनके अलावा खिलौना कंपनी है, फर्नीचर कंपनियां हैं, पुस्तक प्रकाशन वाले हैं, ये भी अपने परमाप रखते हैं। तो ऐसे उद्योग जो परमाप लागत लेखांकन पद्धति बताते हैं, मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो खास करके वो एक स्टैंडर्ड यूनिट का आउटपुट करने वाले उद्योग होते हैं जो परमाप तय करते हैं और फिर वास्तविक लागतों का लेखा करके तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। परमाप लागत लेखांकन प्रणाली के प्रमुख तत्व या विशेषताएं क्या हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें परमाप लागतों का निर्धारण करना होता है। पहला काम है परमाप लागतों का निर्धारण करना, और लागतों का निर्धारण करने के पश्चात दूसरा हमारा जो विशेषता है वह वास्तविक लागतों का लेखा रखना। अर्थात जो भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट हैं उनकी हमें कॉस्टिंग निर्धारण करनी होगी, चाहे वो हमारी सामग्री से संबंधित हो, चाहे हमारे श्रम से संबंधित हो, चाहे हमारे ऊपरी व्यय से संबंधित हो। तो इनकी पृथक पृथक आपको लागतें निर्धारित करनी होंगी, और जो है एक्चुअल कॉस्ट जो भी आपकी है उनका लेखांकन आपको करना होगा। फिर जो हमने इनके परमाप तय किए थे, मेटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड के, और जो एक्चुअल डेटा हैं उनमें हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो वास्तविक लागत की तुलना परमाप लागत से की जाती है। वो इनमें आए अंतर को हम ज्ञात करते हैं, जिन्हें विचरण या वेरिएंस के नाम से हम जानते हैं। अगला जो विशेषता इसमें आती है वह है विचरणों का विश्लेषण करना। विचरणों का विश्लेषण करके वास्तविक एवं परमाप लागतों में आए अंतर के कारणों का पता लगाया जाता है, जिससे कि संबंधित विभाग या अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जा सके। अगर विचरण प्रतिकूल हैं तो क्यों आए, हम उस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उनको हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। और अगली विशेषता आती है वो है सुधारात्मक कार्यवाही। परमाप लागत व वास्तविक लागत के विचरणों को दूर करने के लिए प्रबंधकों द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है तथा परमाप लागतों में संशोधन किया जाता है। तो मैंने ये 5 मुख्य विशेषता को बताई कि परमाप लागतों का निर्धारण करना, वास्तविक लागतों का लेखा करना, तुलनात्मक अध्ययन करना, विचरणों का विश्लेषण करना और सुधारात्मक कार्यवाही करना। तो ये 5 बेसिक विशेषताएं परमाप लागत लेखांकन प्रणाली में पाई जाती हैं। इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहां मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई कंपनी परमाप लागत लेखांकन अपनाती है तो स्वाभाविक है कि लागतों पर नियंत्रण होगा, उत्तरदायित्व का निर्धारण भी होगा, और ये काम करने से हमारे श्रमिकों की कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। और जब कार्य कुशलता में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक है हमारी कंपनी के लाभों में भी वृद्धि होगी, और हम जो है भविष्य में अच्छी प्लानिंग करके हमारे व्यापार को उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो परमाप लागतों का ये हम महत्व भी समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ जो हम वितरण उपयोग में लेंगे उनको भी एक बार समझिए। मैंने एक चार्ट के रूप में आपको समझने की कोशिश की है। मान लीजिए हमारी कंपनी की सेल्स 5 लाख रुपए है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वर्ष विशेष के लिए मान सकते हैं, और हमारी कॉस्ट है वो है 4 लाख रुपया। तो 5 लाख की सेल्स और 4 लाख की कॉस्ट है, तो स्वाभाविक हमारा प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपए का है। और कॉस्ट जो 4 लाख है उसको हम 3 अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे, जिसका कि लेखांकन हम करते हैं मेटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट। मेटेरियल जैसे मान लीजिए हमारी कंपनी 2 लाख रुपए लगी, लेबर 1 लाख रुपए का लगा, ओवरहेड भी 1 लाख रुपए के लगे, तो ये 4 लाख की कॉस्ट इस प्रकार से लगी। और ओवरहेड की बात करें 1 लाख रुपए की, तो इन ओवरहेड में 50 लाख के फिक्स ओवरहेड हैं और 50,000 के हमारे वेरिएबल ओवरहेड, अर्थात 0.5 लाख फिक्स ओवरहेड और 0.5 लाख वेरिएबल ओवरहेड। तो इस चैप्टर में
हमें एनालिसिस करने के लिए क्या क्या करना है, तो ये इन सब के हमें स्टैंडर्ड रखने होंगे, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे सेल्स हो, चाहे कॉस्ट हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे ओवरहेड हो, चाहे फिक्स्ड हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड हो, सब के हमें स्टैंडर्ड रखने होंगे। यहाँ हम स्टैंडर्ड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट की तुलना करते हैं, यहाँ हम हमारी स्टैंडर्ड सेल्स और एक्चुअल सेल्स की तुलना करते हैं, यहाँ हम स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट की तुलना करते हैं। मटेरियल में बात करें तो हम हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी की तुलना करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस की तुलना करेंगे। लेबर की बात करें तो स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम की तुलना करेंगे। अगर हम बात करें लेबर में तो स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट की तुलना करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड में भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो हमें विचलन करने के लिए विशेष रूप से हमारा जो टॉपिक है, हम उसमें मेटेरियल वेरिएंस पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लेबर वेरिएंसेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओवरहेड वेरिएंसेस, तो ये हमारे कॉस्ट से रिलेटेड है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और सेल्स वेरिएंसेस। तो 4 चरणों में हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस और सेल्स और प्रॉफिट वेरिएंस। तो कल के लेक्चर में हम मटेरियल वेरिएंसेस की डिटेल स्टडी करेंगे, तो मेरे लेक्चर आप कंटिन्यू वॉच करते रहें। मटेरियल से संबंधित मैंने आपको बताया कि हम क्वांटिटी के भी स्टैंडर्ड रखेंगे और प्राइस के भी स्टैंडर्ड रखेंगे, और उनमें क्या डिफरेंस आते हैं, उनकी गणनाएं कैसे करते हैं, वो अनुकूल आते हैं या प्रतिकूल आते हैं, हमारी कंपनी के जो हैं वो एडवर्स हैं या फेवरेबल हैं, इन कंडीशंस का हम एनालिसिस करेंगे। तो आप मेरे लेक्चर कंटिन्यू वॉच करते रहिए। कल का लेक्चर हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पर आधारित होगा। हमारा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गई तो मेरे लेक्चर को आप लाइक कीजिए। मेरा चैनल SKS ई क्लासेस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगी और आप मेरा वीडियो लेक्चर बहुत आसानी से सुन सकते हैं, और अधिक से अधिक विद्यार्थियों में इसको आप शेयर करने की कोशिश करें। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।